गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं कैबिनेट के फैसले से नाखुश उपनल कर्मचारी उग्र। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हो गई है। धामी मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसमें मुख्य रूप से उपनल कर्मियों को मिनिमम वेतन मान और डीए देने के लिए सब कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया। कमेटी बनाने के लिए सीएम को अधिकृत किया गया है। ऐसे में अगले कुछ दिनों में कमेटी का गठन होने के बाद 2 महीने का समय कमेटी को दिया जाएगा। धामी कैबिनेट में इस बार उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण मामले को लेकर एक और कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है। इससे उपनल कर्मचारी बेहद नाखुश नजर आए हैं। अब उपनल कर्मचारी हड़ताल को उग्र रूप देने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। 2 उपनल कर्मचारी भूख हड़ताल पर चले गए हैं। कल से कर्मचारियों की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। दरअसल पिछले कुछ वक्त से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे उपनल कर्मियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला लिया है, उनके न्यूनतम पे स्केल और डीए के लिए एक सब कमेटी बनाई जाएगी। सीएम इस कमेटी को बनाएंगे, जो कमेटी 2 महीने में फैसला लेगी। वहीं उपनल ऑब्जेक्टिव ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी अब बदलाव किया गया है। सरकार के फैसले से नाखुश उपनल कर्मियों को नियमितीकरण करने की मांग को लेकर प्रदेश भर से राजधानी देहरादून पहुंचे सैकड़ों उपनल कर्मचारियों ने परेड ग्राउंड के बाहर अनिश्चितकालीन धरना व भूख हड़ताल शुरू कर दिया है। विभिन्न विभागों में कई वर्षों से तैनात करीब 22,000 कर्मचारियों ने अब सरकार से आर पार का मन बना लिया है। ऐसे में कई सरकारी संस्थानों में अव्यवस्थाओं का अंबार नजर आ रहा है। अब सरकार इन उपनल कर्मियों की मांगों को कब तक पूरा करेगी, कब तक कर पाएगी, ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है, जिसको लेकर विपक्ष ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। आज इसी विषय पर चर्चा, पहले ये रिपोर्ट देखिए। हुई धामी कैबिनेट में इस बार उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण मामले को लेकर एक और कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है। इससे उपनल कर्मचारी बेहद नाखुश नजर आए। आपको बता दें कि बीते वर्षों में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से उत्तराखंड के उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर स्पष्ट आदेश के बाद भी लंबे समय से लटकाया जा रहा है। इस मामले पर उपनल कर्मचारियों ने राज्य स्थापना दिवस यानी 9 नवंबर तक राज्य सरकार को मौका दिया। उपनल कर्मचारियों को उम्मीद थी कि राज्य गठन के 25 साल पूरे होने और रजत जयंती वर्ष की वर्षगांठ 9 नवंबर 2025 को उत्तराखंड की धामी सरकार उपनल कर्मचारी के लिए नियमितीकरण से संबंधित कोई बड़ा फैसला लेगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। राज्य स्थापना के अगले ही दिन 10 नवंबर 2025 को प्रदेश के 22,000 ओपन कर्मचारी प्रदेश भर में आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी हड़ताल पर चले गए। कार्मिक विभाग का मत था, जिसमें दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित, संविधान, नियत वेतन, अंशकालीन और तदर्थ रूप में नियुक्त कार्यों के विनियमितीकरण संशोधन नियमावली 2025 के प्रख्यापन के संबंध में ये था। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि इसमें 2024 में एक माननीय न्यायालय का निर्णय आया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि 2018 जो पूर्व की नियमावली थी, उसमें 2013 की नियमावली में 5 वर्ष की व्यवस्था थी, यानी कि जो 5 वर्ष से कार्य कर रहे हैं उनको विनियमितीकरण करने की व्यवस्था थी। और 2024 में माननीय न्यायालय का ये आदेश आया था कि 2018 के बाद से उसको 10 वर्ष उसको समझा जाएगा। तो आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा ये निर्णय किया गया है कि माननीय न्यायालय का जो आदेश है उसका पालन किया जाए, और साथ ही एक भविष्य के लिए कट ऑफ तय करने के लिए एक माननीय मंत्रिमंडल की सब कमेटी बनाने का भी निर्णय लिया गया। सबको पता है कि हमारी मांग नियमितीकरण और समान कार्य समान वेतन की है। कल कैबिनेट की बैठक हुई थी। 10 तारीख से हम धरने में बैठे हुए हैं, आमरण अनशन में बैठे हैं। कल एक उम्मीद जगी थी कि कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें कुछ उपाय निकल के आएगा, कोई रास्ता निकल के आएगा, मुख्यमंत्री जी को हम पे दया आएगी। लेकिन फिर वही हुआ जो हमेशा हमारे साथ हमेशा होता है, छलावा हुआ है। समिति केवल समिति ही बनी है, पिछली समितियों का आज तक कोई समाधान नहीं निकला और नई समिति कल फिर बन चुकी है। ये जो कमेटी गठित करी गई है, ये कर्मचारियों को विश्वास में लेकर नहीं की गई है। ये अपने आप में
कर्मचारियों को छला हुआ। आप देख लिया, अधिकारियों ने, मंत्रीगणों ने देख लिया कि रोड पे इतने कर्मचारी आ गए, इनको ऐसे ही संतुष्ट किया जाएगा। अब हम संतुष्ट होने वाले नहीं है। कमेटी का गेम बहुत देख लिया हमने। आज 5वीं कमेटी आपने गठित कर दी उपनल कर्मचारियों को नियमित करने के लिए, जबकि माननीय न्यायालय से हम जीत चुके हैं, सर्वोच्च न्यायालय से हम जीत चुके हैं। कंटम की स्थिति आपके पास है। माननीय न्यायाधीश ने आपको बोल रखा है कि हम कंटम फाइल कर देंगे 20 तारीख को, लेकिन ये सरकार न्यायालय का भी मखौल उड़ा रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे घोषणा करते हैं कि हम कर्मचारियों को नियमित करने जा रहे हैं। क्या छलावा कर रहे हो? उपनल कर्मचारियों के लिए अब तक गठित की गई समितियां 15 मार्च 2016 मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी गठित, 21 मार्च 2021 मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी गठित, 19 फरवरी 2024 मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी गठित, 21 जुलाई 2025 प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित। प्रदेश भर में स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, वन विभाग, सिंचाई विभाग, प्रशासनिक और तकनीकी विभागों और कई सरकारी संस्थानों में तैनात उपनल के कर्मचारी लगातार हड़ताल पर हैं। वहीं अब राजधानी के सबसे बड़े सरकारी दून अस्पताल में उपनल कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से बिलिंग काउंटर से लेकर पर्चे बनाने के लिए मरीजों की लंबी कतारें लगी। दून अस्पताल से भी बड़ी संख्या में उपनल से तैनात वार्ड बॉय, नर्स, फार्मासिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर और सफाई कर्मी हड़ताल पर रहे, जिससे मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। करीब 150 से अधिक कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से अस्पताल की व्यवस्थाएं भी चरमराई हैं, जिसको लेकर विपक्ष ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो उपनल का जो स्थापना हुई थी, ये केवल और केवल उत्तराखंड में जो पूर्व सैनिक और उनके परिवारों को रोजगार देने के मकसद से ये उपनल को बनाया गया था। लेकिन पीछे सरकारों की उदासीनता से उस उपनल में बड़े गलत ढंग से और हमें को अन्य असंवैधानिक ढंग से जो वहां पर नियुक्तियां हुई हैं वो भी पहले गलत है। और अब जब उनका नियमितीकरण की बारी आई है और उससे आनंद फानंद में माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा तो कर दी और अब कमेटी बना दी, तो उस कमेटी को पूरे सभी विचारों को, सभी बिंदुओं को हाथ में लेना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, इस सरकार के पास कोई संवेदनशीलता नहीं है। 2018 में उपनल कर्मचारी उच्च न्यायालय नैनीताल गए थे इस मामले को लेकर। विनियमितीकरण उनका एक शर्त थी, दूसरा डीए और समान कार्य और समान वेतन का उनकी जो शर्त थी उस पर मोहर लगाई उच्च न्यायालय ने और फैसला उनके पक्ष में आया। लेकिन विभागीय मंत्री और विभाग को देखिए आप कि अपने कर्मचारियों के हित में जो फैसला आया है उसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी। 2024 में वो सुप्रीम कोर्ट से भी जीत कर आ गए। तो 21 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इनको वायदा किया कि आपका चरणबद्ध तरीके से नियमितीकरण किया जाएगा और इन लोगों ने भव्य स्वागत भी कर दिया, फूल मालाएं भी पहना दी, मिठाई भी खिला दी मुख्यमंत्री जी को। लेकिन आज तक मामला जस का तस है। ये भी कमेटी बनी है और मैं सभी उपनल कर्मियों से आग्रह भी करूंगा कि सरकार को समय देना चाहिए, क्योंकि राज्य की वित्तीय स्थिति के समावेश करते हुए सरकार ने घोषणा की है। हम सभी उपनल कर्मियों को, कोर्ट का भी आदेश है, उसके लिए एक रास्ता निकाला जा रहा है, उसमें समय लग रहा है, लेकिन विश्वास को कह सकता हूँ कि सरकार इस बात को कहती है उसको धारा में उतारेगी। थोड़ा समय देने की अवस्था इस रूप में रहनी चाहिए। उपनल कर्मचारियों की सरकार को सीधे चेतावनी है कि अभी तक केवल पूरे प्रदेश में देहरादून के दून अस्पताल के उपनल के माध्यम से लगे स्वास्थ्य कर्मचारियों को हड़ताल पर बुलाया गया, जिनकी संख्या तकरीबन 300 के अधिक है। करीब अभी प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर उपनल के माध्यम से तैनात स्वास्थ्य कर्मियों और इमरजेंसी में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों को हड़ताल पर नहीं बुलाया गया। अब जिस तरह से सरकार अपनी हठधर्मिता पर अड़ी है, तो उसके बाद प्रदेश भर के इमरजेंसी और स्वास्थ्य कर्मियों को भी इस हड़ताल में बुलाया जाएगा। ऐसे में 2200 उपनल कर्मचारी प्रदेश भर में एक साथ सरकार के खिलाफ आंदोलन पर उतरते हैं। सरकार सहित आम जनता के लिए आगे समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। देखना होगा सरकार अब कौन सा रास्ता प्रदेश हित और उपनल कर्मियों को खुश करने में ले पाएगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो उपनल कर्मचारी जो है अब वो आर पार की जो लड़ाई है वो उस पर उतर आए हैं और भूख हड़ताल भी शुरू कर दिया। लगातार उपनल कर्मचारियों का जो है वो देहरादून की तरफ कूच जारी है और अब जो है जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं, उपनल कर्मचारी यही कह रहे हैं कि इस बार आर पार की लड़ाई सरकार से होनी है, क्योंकि सरकार जो है कमेटी खेल रही है। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। राजेश बिष्ट जी प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से शिषपाल सिंह बिष्ट जी
प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शांति प्रसाद भट्ट जी केंद्रीय उपाध्यक्ष यूकेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पीसी थपलियाल जी वरिष्ठ नेता यूएसएसएम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और राजनीतिक विश्लेषक रत्नमणि डोभाल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही विनय प्रसाद प्रदेश महामंत्री उपनल कर्मचारी महासंघ उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में बहुत स्वागत करते हुए सबसे पहले मेरे ख्याल से विनय प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विनय प्रसाद जी का ही रुख कर लेते हैं। विनय प्रसाद जी, उपनल कर्मचारी महासंघ से हैं आप, और उपनल कर्मचारी लंबे, शायद विनय जी, बताया जा रहा है कि विनय जी हमारे साथ अभी नहीं है। राजेश जी का हम रुख कर लेते हैं। राजेश जी, उपनल कर्मचारी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, और वो संघर्ष सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहा है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से भी उन्होंने जीत हासिल की है। उसके बावजूद भी उनकी जो मांगे थी वो अब तक पूरी नहीं हुई हैं, और एक बार फिर से इन उपनल कर्मचारियों को अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसी आखिर स्थिति ऐसी क्यों आ पड़ी है कि इन जो लगभग 22-23 हजार जो उपनल कर्मचारी हैं, इनको इनकी जो मूलभूत जो मांगे हैं वो सरकार नहीं मान रही है? मनोज जी, जिस प्रकार से हम अपने प्रदेश के 22,000 कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, ये विषय बहुत ही गंभीर है जी, और कहीं ना कहीं विचार का विषय भी है, और दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि हमारे उन देवभूमि के लोगों को, उन कर्मचारियों को सड़कों पे उतर के आंदोलनरत होना पड़ रहा है। और जबकि उसकी वजह से जिन विभागों में उनकी तैनाती है, वहां पे जिस प्रकार से काम का प्रभाव आम जनता को झेलना पड़ रहा है, वो बहुत दुखद है। साथ ही जो कल कैबिनेट की बैठक हुई है, और उसमें जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, पूरी कैबिनेट के द्वारा जो निर्णय लिया गया, और उसमें तय किया गया कि एक सब कमेटी जो आगे गठित की गई है, वो अगले 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे 22,000 कर्मचारी हमारे भाई बंधु हैं, जो उत्तराखंड की भूमि से हैं, जो इस प्रदेश के अंदर अपनी सेवाएं दे रही हैं, उनके पक्ष में कोई ना कोई सकारात्मक हल निकलेगा। और जो मूलतः उनकी न्यूनतम वेतन की बात हो रही थी और महंगाई भत्ते की बात हो रही थी, मैं समझता हूं उस पर भी कोई ठोस निर्णय निकलेगा, और जरूर उनकी जो न्यायपूर्ण मांग है, उस मांग पे जरूर सरकार न्यायोचित कार्य करेगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले कुछ दिनों में हमें एक मजबूत और सशक्त निर्णय मिलेगा, जिससे इन सब की परेशानियों का हल निकलेगा। जी मनोज जी। लेकिन राजेश जी, अब उपनल कर्मचारी जो है वो कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ कमेटी खेल रही है, और कमेटी बनाने के अलावा आगे कदम नहीं बढ़ा रही है, जबकि लंबे समय से वो लोग संघर्ष कर रहे हैं, और उस संघर्ष का नतीजा आज भी कुछ निकला नहीं है, और आज भी वो संघर्ष के लिए मजबूर हैं। उनकी तमाम समस्याएं हैं, जो उन समस्याओं को लेकर सरकार गंभीर नहीं है, वो साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं। मनोज जी, जिस प्रकार से उपनल का गठन हुआ था, और उस गठन का सीधा साधा सा माध्यम था कि हमारे प्रदेश के अंदर जो बेरोजगार नौजवान साथी हैं, उनको किसी ना किसी माध्यम से रोजगार उन तक पहुंचाया जाए, और वो एक सशक्त माध्यम बने, जिससे हमारे यहाँ पे जो बेरोजगारी का दंश हमारे युवा झेलते हैं, प्रदेश छोड़कर जाते हैं, पलायन करके मैदानों में आते हैं, उन्हें अपने अपने स्थानों पे रोजगार मिल सके। हाँ, ये जरूर समय अधिक लग रहा है इस पे। जैसे आपने बोला कि समय समय पे कमेटी का गठन हुआ, और मैं ये मानता हूँ कि जो प्रदेश सरकार के 4 वर्षों का सफल कार्यकाल ये रहा है, इसमें जिस प्रकार से 30,000 के लगभग इस प्रदेश के युवाओं को नौकरियां मिली हैं, और उनका अपॉइंटमेंट लेटर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वयं बांटा गया है, तो ये अपने आप में युवाओं के लिए रोजगार को प्रेरणा देने के लिए, और खास तौर पे इन उपनल कर्मचारियों की मांगों को मानते हुए मैं ये समझ रहा हूं कि ये जो अभी के 2 महीने का समय लिया, ये शायद इसके आगे नहीं बढ़ेगा, और इस 2 महीने के अंतराल में हमारे इन 22,000 युवाओं के हक का फैसला आएगा, ऐसा मेरा समझना है। ठीक है। शिषपाल सिंह बिष्ट जी, हम आपका रुख कर रहे हैं। शिषपाल सिंह बिष्ट जी, देहरादून में इस समय उपनल कर्मचारियों की आवाजें सुनाई दे रही हैं, उनकी जो पीड़ा, उनका दर्द है, लंबे समय से उनकी मांग है। सरकार कोई भी रही हो, लेकिन उपनल कर्मचारियों की अगर बात करें तो उपनल कर्मचारी हो या इस तरीके के तमाम संविदा कर्मचारी हो, उनकी जो पीड़ा है गंभीरता से शायद किसी ने नहीं सुना। अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जंग जीतने के बावजूद भी, वहां से आदेश होने के बावजूद भी, आज भी उपनल कर्मचारियों को प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। क्या लगता है इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, और अब तक न्याय न मिल पाना इन उपनल कर्मचारियों के पीछे असली वजह क्या आपको लगती है?
देखिए मनोज जी, उपनल कर्मचारियों को न्याय इसलिए नहीं मिल रहा है कि सरकार की मंशा उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण की नहीं है। उपनल कर्मचारी भी नियमित कर्मचारियों की तरह ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बिल्कुल। बल्कि जब कोरोना काल था, संकट का समय था, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, जो है लोगों की मौतें हो रही थी और उनके परिजन भी जो है उनके अंतिम संस्कार के लिए नहीं आ रहे थे डर के मारे। उस समय हमारे ही उपनल के कर्मचारी बंधु थे जिन्होंने उस संकट की घड़ी में जो है हमारा साथ दिया और अपनी जिम्मेदारी को निभाया। अपनी जान को जोखिम में डालने के बाद उपनल कर्मचारियों की मांगों पर जो है माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी मोहर लगा चुका है। सरकार को निर्देश दे चुका है कि समान कार्य का समान वेतन दिया जाए और इनका नियमितीकरण किया जाए। फिर भी सरकार बार बार जो है उपनल कर्मचारियों की जो जायज मांग है उनको लटकाने का कार्य कर रही है, जो समझ से परे है। वो इसीलिए कर रही है कि वो करना नहीं चाहती है। उपनल कर्मचारी वही मांग रहे जो उनका हक है, वो कोई नई बात तो नहीं कह रही। जब वो सुप्रीम कोर्ट से भी जंग जीत के आ गए हैं, उसके बाद ये जो कमेटी का खेल है यह बंद हो जाना चाहिए और राज्य स्थापना दिवस तक का समय उपनल कर्मचारी महासंघ ने प्रदेश सरकार को दिया था। बहुत लंबा समय था, उतने समय में सरकार को इनकी मांगों पर निर्णय ले लेना चाहिए था। अब कह रहे हैं कि जो एक सब कमेटी बनेगी। भाई, जो 4 कमेटियां पहले बन चुकी हैं उन्होंने भी तो पूरे मामले का पर्यवेक्षण किया है, अपनी रिपोर्ट दी है, तो क्यों जो है अब एक नई सब कमेटी की आवश्यकता पड़ रही? सुप्रीम कोर्ट से बड़ा इस देश के अंदर क्या है मनोज जी, आप बताइए। जब देश का सर्वोच्च न्यायालय उपनल कर्मचारियों की मांग पर अपनी मोहर लगा चुका, और ये हमारे ही बच्चे हैं, ये हमारे ही परिजन हैं जो है इस प्रदेश में, आप बताइए कि एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और हमारी जो है विधानसभा को संभाल रहे हैं, हमारे सचिवालय को संभाल रहे हैं, हमारे तमाम विभागों को संभाल रहे हैं, एक जो है न्यूनतम वेतन पे। अब 18,000 रुपए का न्यूनतम वेतन, आप बताइए मनोज जी, किसका घर परिवार आज उसमें चलता है? बच्चों की फीस इतनी महंगी हो गई, किताबें इतनी महंगी हो गई, बच्चे पढ़ाने इतनी फीस में महंगी जो है बड़ा मुश्किल है। और जो लोग जो है किराए के मकानों में रह रहे हैं, आप सोचिए, किराया ऊपर से उनको देना है तो बच्चे पाल ही नहीं पा रहे हो, तो किसी तरीके से मजबूरी में जो है इस आस में कि आज हम नियमित होंगे, कल नियमित होंगे, तो आप उनकी भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। आप जो है अगर फैसला नहीं ले पा रहे, फिर ये डबल इंजन का जो आप नौटंकी करते हो, आपको याद दिला दो मनोज जी, यही धामी जी हैं जो 3 साल पहले तक कहते थे कि 2025 का वर्ष होगा, उत्तराखंड देश का अग्रणी राज्य होगा, मिशन 25 की बात होती थी। उससे पहले त्रिवेंद्र जी भी जो है मिशन 2020 की बात करते थे, लेकिन अब जो है 25 में आप देख लीजिए, हमारे प्रदेश के नौनिहालों को, हमारे परिजनों को जो है सड़कों पर रातें गुजारनी पड़ रही है, धरना प्रदर्शन करना, अमर अनशन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो ये सरकार की संवेदनशीलता है। जी शिषपाल जी, आपकी बात आ गई। थपलियाल साहब आपके पास आ रहे हैं। थपलियाल साहब, अभी शिषपाल जी ने कहा कि इसी प्रदेश के ये बच्चे हैं और इसी प्रदेश को बढ़ाने में और अपनी सेवा देने में लगे हुए हैं अपने लेकिन उनकी भी अपनी मूलभूत ज़रूरतें हैं, परिवार चलाना है, अपनी ज़रूरतें हैं, और उसके लिए अगर वो जो उनकी मांगे हैं तो कोई ऐसी मांग वो नहीं कर रहे जो जायज़ ना हो, और उन्हीं मांगों में अगर कुछ 19-20 करके उनकी मांगों को क्यों नहीं माना जाना चाहिए? और तब जब वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से वो लगातार इसको लेकर जंग जीत गए हैं, उसके बावजूद भी अब तक उनकी मांगों को नहीं माना जा सका है। इसके पीछे क्या राजनीतिक कारण या और भी कोई अन्य कारण आपको नजर आते हैं? देखो, सबसे बड़ा कारण तो यह है कि सरकार की जो माली स्थिति है, जो वो बिल्कुल खस्ता हो चुकी है। सरकार कर्ज के नीचे डूबी, 1 लाख करोड़ के कर्ज के नीचे डूबी हुई है। वे अपने जो वर्तमान में उनके एम्प्लॉई हैं उनको भी लोन देकर तनख्वाह देती है ऐसी, लेकिन अपने आप वो राजा बने हुए हैं। तो राजाओं ने क्या तय किया है, आज जिस तरह से बहुत दया आ रही है कांग्रेस को, कल कांग्रेस सत्ता में आएगी तो यही दयावान भाजपा का नेता बन जाएंगे इस चैनल में। ये अभी का इशू नहीं है, ये इशू हरीश रावत जब मुख्यमंत्री थे तब का भी है। जब हरक सिंह रावत सैनिक कल्याण मंत्री थे कांग्रेस में, तब का वो व्यक्ति है, वो मंत्री है जिसने इन युवाओं को इस कुएं में धकेला। उस समय मैं तमाम युवाओं को ये कहता था
कि देखिए ये उपनल पूर्व सैनिकों के लिए बना हुआ निगम है, आउटसोर्स एजेंसी है, और इसमें पूर्व सैनिक 10,000 15,000 में इसलिए काम कर लेते हैं क्योंकि वे पेंशन लेकर आए हुए लोग हैं। थोड़ा बहुत पेंशन में एक और ऐड हो जाता है जो घर का खर्चा पानी निकाल देता है। बिल्कुल। लेकिन स्थिति ये है कि आज की जो सरकारें हैं, इन्होंने पूरे सिस्टम को आउटसोर्स कर दिया है और कोई भी क्लास 3 क्लास 4 की जो भर्तियां हैं वो इन्होंने बंद कर दी हैं। अब ये चूंकि ये विजनलेस लीडर हैं, इनको ये नहीं मालूम था कि ये इतनी बड़ी फांस बनेगी इनके गले की, जिसको ना ये थूक पाएंगे ना निगल पाएंगे। आज जो टोटल हमारा सिस्टम उपनल के हाथों में है, पूरा सर्विस सेंटर जो भी इस राज्य का स्वास्थ्य सेवाएं वगैरह जो है, वो इनके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन गया है और ये इसका हल नहीं ढूंढ पा रहे हैं। इसलिए कमिटियों का खेल कांग्रेस ने भी खेला और भाजपा भी खेल रही है। अब समस्या आती है कि आखिर हल क्या है, क्योंकि आप ये देखिए कि यहां पे हम बोलते कि बेचारे उत्तराखंड की सरकार के संस्थान ये देख रहे हैं, लेकिन यही देहरादून में भारत के सबसे ज्यादा केंद्रीय संस्थान हैं जो इसी तरह के आउटसोर्स एजेंसी के लेबर द्वारा संचालित हो रही हैं। अब इसमें बताइए कि एक तरफ अगर आउटसोर्स साहब आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा दे। इस वक्त की बड़ी खबर हापुड़ से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली ब्लास्ट में डॉक्टर फारूक गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के न्यूज इंडिया के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने जीएस मेडिकल कॉलेज में दी दबिश। दिल्ली पुलिस ने असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर फारूक को उठाया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एक साल से कैंपस में रह रहा था ये आरोपी फारूक। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर फारूक को उठाया गया है, दिल्ली पुलिस ने उठाया है। 1 साल से कैंपस में रह रहा था आरोपी फारूक। अल फतह यूनिवर्सिटी से किया था एमबीबीएस और एमडी। जम्मू कश्मीर का निवासी है असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर फारूक। तो हापुड़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट में डॉक्टर फारूक को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने जीएस मेडिकल कॉलेज में दी दबिश। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर फारूक को उठाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 1 साल से कैंपस में रह रहा था आरोपी फारूक। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर फारूक को दिल्ली पुलिस ने उठाया है। 1 साल से कैंपस में रह रहा था आरोपी फारूक, अब दिल्ली पुलिस ने उठाया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से किया था एमबीबीएस और एमडी। तो जम्मू कश्मीर का निवासी है असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर फारूक। हापुड़ से इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली ब्लास्ट में डॉक्टर फारूक गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने जीएस मेडिकल कॉलेज में दबिश दी और डॉक्टर फारूक को गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर फारूक को उठाया है दिल्ली पुलिस ने। 1 साल से कैंपस में रह रहा था आरोपी डॉक्टर फारूक। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर फारूक को दिल्ली पुलिस ने उठाया है। तो फिलहाल हमारे खास प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है और सीधे चर्चा का रुख करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। पीसी थपलियाल जी, एक बार फिर से हम आपके पास आएंगे। आपकी बात कंप्लीट नहीं हो पाई थी, आप अपनी बात कंप्लीट करें पीसी थपलियाल जी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, इस व्यवस्था को हमें समझना पड़ेगा जी कि जो खुली अर्थव्यवस्था के तहत आपने देखा होगा कि जिस सरकारों ने, जिस राजनीति ने फौज को भी
अग्निवीर के माध्यम से उन्होंने उपनल कर्मचारी की तर्ज में खड़ा कर दिया। वो उनसे क्या न्याय की आशा करेंगे हम? आप ये देखिए कि आज फौज में जो बच्चा जा रहा है उत्तराखंड का, वो भी 20, 25, 30 हजार में जा रहा है और उसकी जो सुविधाएं हैं वो उससे आउट हो जा रहा है। तो ये स्थिति आ गई है क्योंकि इन राजाओं को 8,000 करोड़ का जहाज लेना है, राजा की तरह जहां चाहे भ्रमण करना है, हेलीकॉप्टरों में, हवाई जहाजों में। तो ये बड़ी चिंता का विषय है। 1,000 करोड़ उनको मीडिया में देना है अपना चेहरा चमकाने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए, और किस तरह से ये तमाम संसाधनों को माफियों को बेच रहे हैं, हम सब नंगी आंखों से देख रहे हैं। तो इसलिए मैं उपनल कर्मचारियों को अगर इस संघर्ष को बहुत ही कुशल नेतृत्व, तीखा नेतृत्व और पैना नेतृत्व के साथ संघर्ष की जो धार है वो इतनी पैनी करनी पड़ेगी कि इस सरकार के चूल्हे हिल जाएं। लेकिन हम बार बार ये सोचते हैं कि ये सरकार नाराज ना हो जाए, ये सरकार क्या होगा, क्योंकि आर पार की लड़ाई अगर लड़नी है तो ये मौका है कि ये लोग हम इनको झुका के रखेंगे और इन राजाओं के जो ठाठ बाट है उसको भी पब्लिक के आगे रखेंगे कि उत्तराखंड के बच्चे सड़कों में नौकरियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि ये राज्य में जो हमने लड़ाई लड़ी थी वो रोजगार थी। हमारी माताओं ने अपना सर्वोच्च त्याग किया कि हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, लेकिन जिनको हम अपना समझते थे यही हमारे सबसे बड़े दुश्मन निकलकर हमारी पीठ पे छुरा फोंकते हुए आज युवाओं को चौराहे में खड़ा कर दिया है। कहते हैं तुम स्वयं अपने रोजगार करो, स्वरोजगार करो। अरे स्वरोजगार कैसे करो? क्या तुमने आज दिन तक पूरा टिहरी डैम तो माफियों के हवाले कर दिया है? पर्यटन में हमें इन्वॉल्व करो ना। वहां की बोटिंग, पर्यटन जो है, जो मछली पालन है, वहां जाल लगाकर माफिया मछली ले जा रहा है और महिलाएं बेचारी घास का और लकड़ी का पुलिंदा अपने सिर पे रखे उस पुल के ऊपर से जा रही है डोबरी चाटा। हमें बहुत दुख है कि मेरे इस राज्य के संसाधनों को मेरे नेता माफियों के हवाले करके कुसंपदा के मालिक बन रहे हैं और मेरा युवा दिन प्रतिदिन इतना कमजोर पड़ रहा है कि अब ठीक है थपलियाल जी, निश्चित रूप से आपकी जो बात है और आपकी चिंता का विषय है, मैं सिर्फ आपकी हम सब तरह से ठीक है कटघरे में खड़ा होकर शांति प्रसाद भट्ट जी आपका रुक कर हैं। हमारा अपना कोई नहीं है, कोई नहीं है हमारा जी, अनाथ हो चुके। जी ये हालत है आज की राजनीति। थपलियाल जी आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई थपलियाल जी, और निश्चित रूप से आपकी पीड़ा जो है वो कहीं ना कहीं ये पीड़ा जो अन्यथा आपकी पीड़ा नहीं है। शांति प्रसाद भट्ट जी, उत्तराखंड में उपनल कर्मचारियों की अगर बात करें तो आज भी उपनल कर्मचारी, सरकार भले ही बदल गई लेकिन उनकी जो समस्या है जस की तस बनी हुई है। और एक व्यक्ति या एक संगठन या एक जो भी आप समझ लीजिए, वो कहता है कि हम हाईकोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे, यहां से न्याय नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन उपनल कर्मचारियों ने हर स्तर की लड़ाई लड़ी, लेकिन अब तक अभी भी उनको न्याय नहीं मिल पाया। क्या लगता है आपको, सरकार के पास बजट नहीं है या कोई राजनीतिक कारण है, अब तक इन उपनल कर्मचारियों की समस्याएं दूर नहीं हो पाई? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, सीमांत क्षेत्र है उत्तराखंड, यहाँ के जनमानस को विकास से जोड़ने के लिए सरकार की नीतियां बड़ी ठोस होनी चाहिए थी। ये दुर्भाग्य है कि सत्ता में बैठे सत्ताधीश राज्य विरोधी कार्य कर रहे हैं। उपनल का गठन इसलिए किया गया था कि बहुतायत उत्तराखंड के अंदर सेना से हैं लोग, उनके रिटायरमेंट के बाद उनके जीवन को सुरक्षित करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने जो है उपनल बनाया, ताकि उनको सैनिकों को वहाँ पर गार्ड की मिल जाए नौकरी, क्लर्क की नौकरी मिल जाए और उनका जीवन यापन चले, पेंशन के साथ साथ 10-15 हजार रुपए का उनकी और व्यवस्था बन जाए, ताकि वो भी 25-30 हजार रुपए में अपना जीवन यापन कर सके। इसको लेकर एक अच्छी शुरुआत सरकार ने करी थी, मगर राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने उपनल के अंदर अपने लोगों को भरा और ये इतना बड़ा ढांचा बना दिया, ना ये सैनिकों के मतलब का रहा, ना ये उत्तराखंड के नौजवान बच्चों के मतलब का रहा। ऐसे में लगभग 22 से 25 हजार बच्चे जो है उपनल में भर्ती कर दिए गए। इनको भविष्य, उज्जवल भविष्य के सपने दिखाए गए, अखबार के माध्यम से नियुक्तियां निकली, बाकायदा कंपटीशन देकर ये नौकरियां पाए,
और आज 15-15, 20-20 साल इनको नौकरी करते हुए हो गए। जिस भी की भी सरकार रही और समय समय पर आंदोलन होते रहे, सरकार आश्वस्त देती रही, कमेटियां बनती रही, मगर टाइम टाइम फीस ढाक के 3 पात उत्तराखंड की जवानी 10 से 15 हजार रुपए की नौकरी करने को हो गई मजबूर। उसी क्रम में अगर आप देखेंगे आज फिर उत्तराखंड का पूरा पर्वतीय क्षेत्र के जो संविदा कर्मचारी हैं वो सड़कों पर आ गए। गाड़ियां भर भर कर देहरादून में आ रही हैं। सरकार बैकफुट पर आई है और कैबिनेट में इन्होंने एक कमेटी और गठित कर दी। कहने का मतलब है उत्तराखंड की जवानी कमेटी में ऐसी फंसी है कि आज ये बच्चे मानने को तैयार नहीं है सरकार के इस आश्वासन के लिए, और वो और उग्र आंदोलन करने को तैयार हैं, तत्पर हैं, बैठे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि सरकार ये बताए, जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कह रहा है पहले तो आप किसी भी व्यक्ति को समान कार्य समान वेतन के रूप में नियुक्त करें, और अब तो इनको नियमित करने के आदेश हाई कोर्ट से हो चुके हैं। इनके उपनल कर्मचारियों के वकील का है 20 तारीख को लास्ट अल्टीमेटम इनको कंटेम्प्ट का दिया हुआ है, और सरकार कितनी भयमुक्त होकर उत्तराखंड के इन बच्चों का दमन करने पे उतर आई है, ये कोर्ट कचहरियों को भी कुछ नहीं मान रही है। कितने दुर्भाग्य की बात है कि जो विधायक अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए 2 मिनट में सदन में पास करा लेते हैं, इनको ये 2.5 लाख 5 लाख रुपए महीने में इनका खर्चा नहीं चल रहा है। मगर उत्तराखंड के मूल निवासी गरीब किसान के बच्चे, व्यापारियों के बच्चे, इनको अगर 15,000 रुपए, अगर 10,000 रुपए आप दे रहे हो तो इनको आप बहुत पैसा मान रहे हो। ये कैसा लोकतंत्र है कि खुद सारी सुविधाएं लेने के लिए हर दिन कैबिनेट में प्रस्ताव पारित कराते हो, लंबी लंबी गाड़ी में रहते हो, मोटी मोटी तनख्वाहें लेते हो, एक दिन विधायक बनते हो तो पेंशन भी लेते हो, और यहां आप नियमित कर्मचारियों की पेंशन खत्म करते हो। डीए रोक कर बैठे हो, कोरोना काल का अभी तक देने को तैयार नहीं हो। उत्तराखंड में नौकरियों के सारे अवसर आप खत्म कर रहे हो। अब ये जो बेचारे मूल निवासी कम तनख्वाहों में काम कर रहे हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश है इनको नियमित करें, आप अब उस पर भी उनको नियमित करने से जो है चूक रहे हो। तो इससे पता चलता है कि देखिए, हम ये कह दें सरकार गलत है, यही उपनल कर्मचारी जब चुनाव होते हैं तो सरकार के लिए काम करते हुए दिखते हैं, ये कहकर कि शायद इसकी सरकार चुन लेंगे तो हमको नियमित कर देंगे। ये कांग्रेस के टाइम पर भी ऐसी सड़कों पर रो रहे थे, ये भाजपा के टाइम पर भी ऐसी सड़कों पर रो रहे हैं। तो आज इनको पता लग चुका है कि ये राष्ट्रीय पार्टियां कमेटी खेलकर उत्तराखंड के नौजवान बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसलिए यह आर पार की लड़ाई देहरादून के परेड ग्राउंड में लड़ रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के नेता होने के नाते हमारा खुला इनको समर्थन है, तमाम सामाजिक संगठन इनको समर्थन दे रहे हैं। मगर धामी सरकार जिस तरीके से गुमराह कर रही है इस आंदोलन को कि हम 2 माह के अंदर इसमें कोई नया ठोस निर्णय निकालेंगे, हमारा आपके माध्यम से बोलना है कि पिछले 4 कमेटियों में आपने कौन सा ठोस कदम उठाया जो आज ये बच्चे नाराज होकर सड़कों पर बैठे हैं। एक तरफ आप रजत जयंती मनाते हो और उत्तराखंड के अंदर चमन की बात करते हो, दूसरी ओर सड़कों पे स्वास्थ्य के लिए आंदोलन हो रहे हैं, शिक्षा के लिए आंदोलन हो रहे हैं, नौजवान बच्चों के रोजगार बिक रहे हैं, और संविदा कर्मचारी अपने भविष्य के लिए सड़कों पे उतरे हैं। तो ये कैसा उत्तराखंड है और कैसा विकास की नीति सरकार की है, अब जनता को समझ में आ रहा है कि ये केवल और केवल चंद पूंजीपतियों की सरकार है, उत्तराखंड को लूटने में लगी है। ये उत्तराखंड की बर्बादी का बहुत बड़ा कारण बने हैं। राष्ट्र के नाम पर इनको सत्ता दी है, मगर ये सत्ता के लुटारों के साथ साथ संसाधन शांति भट्ट जी ये राज्य का दुर्भाग्य है। जनता समझ रही है, 27 में इनको मुंह तोड़ जवाब जनता देगी, ऐसा हमारा विश्वास। ठीक है शांति भट्ट जी, आपकी बात आ गई। डोभाल साहब, हम आपका रुख करें। डोभाल साहब, आपने सभी पैनलिस्ट को सुना, कुल मिलाकर मूल वजह जो है वो क्या आपको नजर आती है कि अब तक इन उपनल कर्मचारियों को न्याय न मिलना? सरकार बदल गई, व्यवस्था बदली, लेकिन नहीं बदली तो इनकी समस्याएं और इनकी मांगें, हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, तब भी आज सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हैं और इनको अब तक न्याय नहीं मिला। जो महत्वपूर्ण बात शांति प्रसाद जी कह रहे थे कि सांसद विधायक अपने लिए अपनी सैलरी बढ़वाने के लिए तो रातों रात सदन में चीजें पास हो जाती हैं, लेकिन जिन लोगों ने अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए सरकारें चुनी, चाहे ये सरकार हो या पिछली सरकार रही हो, जनप्रतिनिधि चुने, वो सिर्फ अपनी बात करते हैं। इन लोगों की बात कौन करेगा, इनके परिवार की चिंता कौन करेगा? और आखिर आज भी इनको सड़क पर उतरने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ रहा है? पूरे राज्य में तमाम विभाग भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग, ऊर्जा विभाग, इनके हड़ताल पर जाने से
तो आम लोगों को भी परेशानियां हो रही। डोभाल साहब देखिए, मैं भाजपा प्रवक्ता सहित जो भी पैनलिस्ट बैठे हैं जी, सबका स्वर एक ही है और मैं उसी स्वर के साथ हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि जिसने भी ये चलाया कि हमारे यहाँ पहले जो भर्तियां होती थी, ये जो लोग भर्ती हुए हैं, कोई ये नया काम इन्होंने नहीं किया किसी ने। उत्तर प्रदेश से जो स्वीकृत पद थे, इन्होंने अस्थायी नौकरियां देने के बजाय एक दूसरे चोर रास्ते से इस तरह से अपने लोगों को, जो कोई मेरा रिश्तेदार है, कोई भाई है, कोई बंदा है, इस तरह से उस रास्ते को अपनाया अपने लिए, अपने आप मुसीबत। हमारे यहाँ आज कोई जिक्र नहीं करता कि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है। पहले वहाँ नाम लिखाया जाता था, बच्चा हाई स्कूल पढ़ने के बाद सीधा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाता था, वहाँ नाम लिखवा के आता था, कल कोई वैकेंसी निकली तो उसको उसमें अवसर मिलेगा नौकरी में। तो अब वहां तो कोई जाता नहीं, वो जो विभाग है रोजगार हो गया है और ये सारा रोजगार का विभाग इन्होंने उपनल को बना दिया है। और उपनल में अब लेकिन जो लोग आ गए हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि स्वीकृत पदों के सापेक्ष आपको नियुक्ति देनी है। तो ये राजनीतिक रूप से बेईमानी, आप धोखाधड़ी है उन लोगों के साथ जिनको आपने एक सस्ता मजदूर समझ के ये उपनल के जरिए से लिया कि इस तरह से काम ले लो और ये नहीं ले, वो संसाधन ने किया। आप अपने चेहरे पर चमकाने के लिए हजारों करोड़ रुपया उस पर खर्च कर रहे हैं, दूसरे कामों पर खर्च कर रहे हैं, लेकिन जब कर्मचारियों को, जो मजदूर को उनको देने की नौबत आती है, तब आप अपना खजाना ढूंढते हैं कि उसको कहां से करेंगे। अरे समस्या भी आप ही पैदा कर रहे हैं, समाधान भी आपने कर रहा है। अब ये निश्चित रूप से कि ये फंस गए हैं इसमें धामी जी, इनके पास कोई रास्ता नहीं है, इनको ये सब बैकफुट पे आना पड़ेगा। ये कमेटी खेलने से नहीं काम होगा। जब आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाद कौन सा रहता, सुप्रीम कोर्ट तो ये धामी जी गए थे ना, ये कर्मचारी तो नहीं गए। कर्मचारी हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट के खिलाफ धामी जी सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके पक्ष में आप दिया। अब कौन से कोर्ट में आप जाएंगे? अब वो जो मंत्री, जो आपने कमेटी खेलने का काम चल रहे हो, वो सिर्फ ये है कि बीच में ये एक कला इनमें है कि आंदोलन में घुस के अपने लोगों को उसमें घुसा कर उसको तोड़ दो, डिवीजन कर दो उसमें। ये दो फाड़ करने के लिए ये कमेटी जो खेली जा रही है, उसके लिए कि कुछ समय हमें मिल जाए उस ये खेल करने में, ये एकता को तोड़ने में कर्मचारियों को। तो मैं ये समझता हूं कि ये इससे अच्छा ये है कि सरकार को ये समस्या का निदान पे निकालना चाहिए। और वो जो कर्मचारी हैं वो तो हाथ पैर हैं आपके, वही तो सब कुछ चला रहे हैं जी। और ये आपके हाथ पैर वो सड़क पे बैठ गए तो सरकार कहाँ है? सरकार पे यही तो सरकार है भाई। आपने ये इन्हीं से कहा, वो सरकार बाहर है तो आप घूमते रहो गाड़ियों में, तो वो सरकार तो नहीं हुई, सरकार तो ठप है। आज की तारीख में कौन काम कर रहा है फिर जी? कौन आईएएस कर रहा है, कौन पीसीएस कर रहा है? जो कागज वहां तक नहीं पहुंचेगी फाइल उसके पास। तो पूरा सिस्टम आपने कोलैप्स कर दिया, चाहे स्वास्थ्य का है, चाहे किसी मंत्रालय का काम है या दूसरा का कागज पत्र कुछ नहीं आ रहे हैं। ये बहुत गंभीर इशू है और इसको ऐसा भी नहीं है कि आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इसलिए कि ये आप कोई पद आपने सर्जित नहीं करना है। ये जो प्रदेश में जो नवंबर 2000 में जो हमारा जो परिपत्र बना हुआ है जी, उसी के तहत ये जो स्वीकृत पद हैं विभागों में उत्तर प्रदेश से हमको मिले, उसी में तो आपने भर्ती करना है। कोई नया पद स्वीकृत नहीं करना, आपने सर्जित नहीं करना है, सर्जित पदों पे भर्ती करनी है और उसको आप लटका रहे हैं। और ये खुद आप फंस गए उस जाल में। एक जो तरीका था, अगर आप धीरे धीरे कर रहे होते एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से, तो ये नौबत नहीं आती। आज आपको 10 की जरूरत थी, 10 भर्ती करते, अगले 20 करते। अब वो सारा इकट्ठा आपने इतना फौज खड़ी कर ली है, अब इससे कैसे आप लड़ेंगे? तो इससे अच्छा ये है कि सरकार को, मुख्यमंत्री को और ये न के प्रतिनिधियों को बुला के और उनसे थोड़ा सा कि ये कागज पत्र वगैरह जितना समय चाहिए वो समय लेना चाहिए और इसका समाधान कर। अब आप भाग नहीं सकते उससे, नहीं तो ये 27 में आपको ही भगा देंगे जी।
ये तय आप समझिए। तो मैं ये समझता हूँ, इतना धामी जी भी जानते हैं कि ये इसको निपटाए बिना काम नहीं चलेगा, तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। और हम जो सब लोग हमारे ही लोग हैं, वो कोई बाहर का तो है नहीं। अब उनकी जेन्युइन मांग है, ये न्याय संगत मांग है, कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई अतिरिक्त वो कर रहे हैं। अतिरिक्त तब होगा जब वो नौकरी पे आ जाएंगे, अभी तो दिहाड़ी पे ही वो कर रहे हैं, वो भी उनको समय पे नहीं मिलता है। और उनके काम के घंटे भी तय नहीं है कि रात को 10-10 बजे तक काम करते हैं। कोई घरों पे अधिकारी बुला लेते हैं, वहां चले जाते हैं, कोई कहीं मंत्री बुला लेता है, वहां चले जाते हैं, कोई वो भी नहीं है उनका। तो ये जरूरी है, मानवीय उससे दृष्टि से इसको सोचना चाहिए, और सरकार ही कोई नाश्ता निकाल सकती है, और उसको निकाला जाना चाहिए। और जल्दी से जल्दी ये ठप ना हो आपका सिस्टम। कम से कम स्वास्थ्य का मामला गंभीर, हमारे यहाँ तो बहुत दिक्कत है। अगर वो स्वास्थ्य के कर्मचारी भी वहां बैठे हैं, उनका पर्चा भी अगर नहीं बन रहा, आज भी देख रहे हैं देहरादून में, आप दिखा रहे थे विजुअल की कैसी भीड़ वहां लगी हुई है। तो ये गंभीर समस्या है, लोगों का जीवन का भी सवाल उनसे जुड़ा हुआ है, और इसको सरकार को संभालना चाहिए। अब वो जो गलती कर दी है उसको उनको स्वीकार करना चाहिए कि हमें इतनी भीड़ इकट्ठा नहीं करनी चाहिए थी, अगर आपका बस का नहीं था कि ये मेरे रिश्तेदार है, ये मेरा उसका है, और जिनके लिए वो बना वो बाहर है। आप इसी को अगर छानबीन आप करो कि ये महत्वपूर्ण बात आपने कही, सैनिकों को कितने हैं उसमें, उनके साथ भी धोखाधड़ी है, और जो रखे गए उनके साथ भी धोखाधड़ी है। तो अब ये धोखाधड़ी में फंस गए हो, तो आप निकलो, वहां से निकलोगे तब जब आप उनके जो कोर्ट का आदेश है उसको ठीक कह रहे हैं माने। ठीक है, ठीक है डोभाल साहब, आप जुड़े रहे हमारे साथ। राजेश मिश्र जी, एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे। राजेश मिश्र जी, इन उपनल कर्मचारियों को कब तक अपमानित ऐसे होना पड़ेगा, क्योंकि वो हर लड़ाई जीतने के बाद भी लड़ाई में अभी तक उनको लड़ाई ही लड़ रहे हैं, और अब जो है वो तमाम जो हड़तालों पर जा रहे हैं, तमाम विभागों का काम प्रभावित हो रहा है। अभी तक ये था कि उन्हीं के वही प्रभावित हो रहे थे, अब उनके कामकाज पर न जाने से, हड़ताल पर जाने से उत्तराखंड के तमाम विभाग में जहां जहां ये काम कर रहे थे, वो विभाग की कार्यप्रणाली और वो पूरा कोलैप्स की तरफ बढ़ेगा। तो इसका समाधान क्या सरकार के पास है? क्या करेगी अब सरकार? इनसे बातचीत करेगी, इनसे और समय मांगेगी, जैसे कि अब 2 महीने का समय, फिर एक कमेटी का गठन और 2 महीने का समय, क्या रास्ता है? मनोज जी, देखिए जिस प्रकार से इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ऐतिहासिक फैसले लेने के लिए बहुत लोकप्रिय हैं पूरे देश के अंदर, उनकी खासतौर पे जब प्रदेश में अच्छे कार्यों की, विकास कार्यों की, उन्नति के कार्यों की बात करते हैं, तो मुख्यमंत्री धामी जी ने अपने नाम के आगे इतनी दूरी तय कर ली, एक मील का पत्थर उन्होंने स्थापित कर दिया अपने में, कि जो इस प्रदेश के लोग मानते हैं कि धामी जी सबके हितों के बारे में चिंता करते हैं, चिंतन करते हैं। और निश्चित रूप से उपनल कर्मचारी के जो हमारे बंधुगण वहां बैठे हुए हैं, जो मैंने आपको शुरू में कहा, दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनको सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। और ऐसा नहीं है कि धामी सरकार को इस बारे में कोई चिंता नहीं है। अगर सब कमेटी बनाने की बात की गई है तो निश्चित रूप से अगले 2 महीने का उनसे समय मांगा गया। पॉलिसी मैटर होता है, ऐसा नहीं है कि देखिए विपक्ष की एक अपनी अलग धारणा होती है कि वो सत्ता में बैठी सरकार के खिलाफ किस तरह के मापदंड, किस तरह के विचार, किस तरह की बातों को प्रेषित करें। लेकिन निश्चित रूप से जब हम प्रदेश सरकार में एक चुनी हुई सरकार को दूसरा टर्म इस प्रदेश के लोगों ने दिया है, चाहे वो हम डबल इंजन की सरकार की बात हो रही थी, अभी मैं तो कहता हूँ ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है इस प्रदेश के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों को जो चीजें विभागीय स्तर पे जिन कर्मचारियों को बैठ के इस जनता की सेवा करनी चाहिए वो सड़कों पे बैठे तो अच्छा लग रहा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अब हम जब विपक्षी अपने साथियों की बात को सुनते हैं तो बड़ा अजब सा आश्चर्य होता है कि जब उपनल का गठन हुआ, 2004 में गठन होता है, तो उसकी पॉलिसी उसी समय क्यों नहीं तय कर दी गई थी एक 5 साल की चुनी हुई सरकार के द्वारा कि हम लोग इतने टाइम में इतने बच्चों को इसी सीमा के अंदर इसी संख्या में रखकर ऐसे ऐसे समय में नियमित करेंगे, उनको स्थायी नौकरियां पहले इंस्टांस में क्यों नहीं दी गई? ये क्या पहली चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी? 2002 से 2007 की सरकार स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी की एक सशक्त सरकार थी। पहले मुख्यमंत्री आज भी माने जाते हैं जिन्होंने 5 वर्षों तक बगैर किसी कमजोरी के या बगैर किसी अल्प बहुमत के सरकार चली, उन्हें पूर्ण बहुमत की सरकार चली।
ठीक है, मैं ये मानता हूं इस समय सरकार है, प्रश्न हमसे है, जनता ने हम पे विश्वास जताया तो हम इसका निर्णय भी हम ही लोग करेंगे। लेकिन ये जो बार बार आरोप हम पे लगाते हैं, हमारी नीयत पे सवाल उठाते हैं, ये अपना कार्यकाल देखिए, 10 साल के कार्यकाल में पॉलिसी मैटर आप लाके नियमित कर चुके होते हैं उन्हें। ठीक है राजेश जी जवाब ले लेते हैं, राजेश जी जवाब ले लेते हैं। शिषपाल बिष्ट जी, जब कोई पार्टी सत्ता में रहती है उस दौरान जनता के मुद्दे उसको मुद्दे नजर नहीं आते, जैसे ही वो पार्टी विपक्ष में जाती है वही मुद्दे जो है वो प्रमुखता से उसको लगने लगते हैं। आपकी सरकार, अभी राजेश जी कह रहे हैं कि आप जब सत्ता में थे तब ये मुद्दा आपको महत्वपूर्ण नहीं लग रहा था, अब आपको महत्वपूर्ण लग रहा है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड में तमाम विभागों का कामकाज जो है प्रभावित हो रहा है इनकी उपनल कर्मचारियों की हड़ताल से। और सबसे बड़ी बात, वर्षों से इनकी जो मांग है, इनकी पीड़ा है, उसका निदान निश्चित रूप से होना चाहिए। उसका रास्ता कैसे बनेगा? देखिए मनोज जी, ये भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में कह रही है कि कांग्रेस अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाती, जबकि हकीकत ये है कि हमारे बेरोजगारों की चाहे जो समस्या हो, प्रदेश की जनता की जो भी समस्या हो, उसका समाधान कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार के कार्यकाल में त्वरित गति से निकाला है। और उपनल कर्मचारियों की जहां तक बात है, मैं याद दिला दूं मनोज जी आपको कि 2016 में आदरणीय हरीश रावत जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय भी उपनल कर्मचारियों ने बड़ी हड़ताल की थी और उस समय आदरणीय हरीश रावत जी ने एक फार्मूला निकाला था इनकी समस्या के समाधान के लिए कि जिन कर्मचारियों को कार्य करते हुए 10 साल का समय हो गया उनको नियमितीकरण कर देते हैं। लेकिन उपनल कर्मचारी उस समय अड़गे कि नहीं जी, सबका नियमितीकरण होना चाहिए, और वो 10 साल के फार्मूले पे सहमत नहीं हुए, इसीलिए आज तक उस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। और 8.5 साल से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मतलब सारी की सारी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की। अरे आपसे अगर सरकार नहीं चल रही है, आपसे अगर उपनल कर्मचारियों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा, तो इस्तीफा दे दीजिए। और दूसरा, प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला, जिनको रोजगार मिला उनको वो नियमित नहीं कर पा रहे, उनको ठेके पे चलाने का काम करें। इस प्रदेश सरकार ने जो है रोजगार कार्यालय ही बंद कर दिए। ये अभी आदरणीय रतनमणि डोभाल जी ने कहा, रोजगार कार्यालय इसलिए बंद कर दिए कि ये रोजगार का हकम मॉडल लेकर के आ गए हैं, जिससे जो है पूरे देश के अंदर प्रदेश की शिषपाल जी आपने जो कहा है उसका हम जवाब थपलियाल जी से ले लेते हैं। थपलियाल जी, जैसा कि शिषपाल, वैसे तो मौजूदा सरकार को इस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी और सत्ता में वो पार्टी है इसलिए सवाल उसी से होगा, लेकिन उससे पहले एक हल्द्वानी से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। थपलियाल जी, हम आपके पास आएंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाषण के दौरान नाराज हुए हैं। हल्द्वानी से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाषण देने के दौरान नाराज दिखे। जिला अध्यक्ष का गलत नाम देखकर फेंका पर्चा और जताई नाराजगी। जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट की जगह लिखा था प्रदीप बिष्ट का नाम, जिसके बाद पुष्कर सिंह धामी नाराज हुए, बोले मैं ध्यान नहीं देता तो मंच से गलत ही नाम पढ़ देता। जिला अध्यक्ष का गलत नाम देखकर फेंका पर्चा और जताई नाराजगी। जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट की जगह लिखा था प्रदीप बिष्ट और गलत नाम देखकर मुख्यमंत्री भड़क गए। उन्होंने कहा कि इस तरीके से अगर मैं ध्यान न देता तो मंच से गलत नाम जो है वो पढ़ देता। उसके बाद उस भाषण को अलग तरीके से पेश किया जाता तो बिना पर्चे पर गलत नाम देकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नाराज दिखे। श्री शिव जी, शंकर औरंगा जी, प्रताप बिष्ट जी, हाँ इसमें प्रदीप बिष्ट लिख दिया, थोड़ा मैंने पढ़ लिया, एक गलत लिखा, यह गलत, हाँ मैं थोड़ा ध्यान नहीं दे पाया, मैं गलत पढ़ देता। हालांकि उन्होंने ठीक किया उसको, उन्होंने ध्यान दिया और मुख्यमंत्री साफ तौर पर नाराजगी भी जताते नजर आए। उन्होंने कहा कि इसमें गलत लिखा है आपने, प्रताप बिष्ट की जगह प्रदीप बिष्ट लिखा हुआ था। और अब सीधे चर्चा का रुख कर रहे हैं। पीसी थपलियाल जी, आपसे मेरा सवाल था, जिस तरीके से सवाल तो सत्ता पक्ष से निश्चित रूप से किए जाने चाहिए, लेकिन शिषपाल बिष्ट जी ने जो दावा किया कि उनकी सरकार ने इस मुद्दे को हल करने का प्रयास किया था, क्या वास्तव में उस समय प्रयास किए गए थे? अगर किए गए थे तो आज ये समस्या क्यों बनी हुई है? थपलियाल जी, बहुत कम शब्दों में भाजपा के प्रवक्ता ने जो कांग्रेस को एलिगेट किया कि साहब इन्होंने क्यों, जब इन्होंने बनाया तो क्यों नहीं किया, लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए कि जब तक नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार थी
उस समय तक इसमें ऐसी वो नहीं है, क्योंकि पूर्व सैनिकों के लिए था। और माननीय टीपीएस रावत जब तक सैनिक कल्याण मंत्री थे, उन्हीं की ब्रेन की उपज थी कि सैनिकों का बाहर के ठेकेदार शोषण करते हैं, उनके लिए उपनल बनाया जाए। और उपनल एक सबसे प्रॉफिटेबल निगम था। पूरे उत्तराखंड में सारे निगम घाटे में जा रहे हैं, लेकिन उपनल फायदे में था। लेकिन जो ये समस्या आई है, ये आगे आई है जब हरक सिंह रावत सैनिक कल्याण मंत्री बने। हरीश रावत जी के टाइम पे देखो, हरीश रावत जी ने, ये सच है कि बिष्ट जी ने सही कहा कि उन्होंने बोला कि 10 साल तक, और हम भी इससे सहमत है कि भाई 10 साल तक जिसका नौकरी हो गई उसको इतना अनुभव हो जाता है कि वो परमानेंट जॉब के एक हकदार बन जाता है। लेकिन ये समस्या उन्होंने डिनाई नहीं की, ये डिनाई हुआ, ये गवर्नर हाउस से बाहर ही नहीं निकला। ये जो समस्या थी, जो इसको पारित किया था, कई बार हमने देखा कि हमारी समस्याओं का मुख्यमंत्री लेवल तक हल हो जाता है, लेकिन उसको गवर्नर के यहाँ लटका दिया जाता है। लेकिन ये जो चीजें हैं, जो आज हो चुका है, ये धीरे धीरे इतना खतरनाक हो गया है कि आज जिस तरह से इनकी उपनल की भर्तियां हो रही हैं, तो अभी हमारा सीएमडी उपनल का सीएमडी नहीं करता भर्ती जी। अब सीधा सीधा दलाल उनको ले जाते हैं सैनिक कल्याण के मंत्री के घर में, और वहां से आदमी सेट होता है। लेकिन इस सब को देखते हुए अब क्या हो रहा है कि जो विभाग है वो उपनल से नहीं मांग रहे, वो आउटसोर्स करके दूसरी जगह से मांगने लग गए। अपने जो व्यक्ति, सपोज करो पर्यटन विभाग को कर्मचारी चाहिए, तो उपनल को नहीं भेजते, वो उनको मालूम है कि उपनल को। तपलियाल साहब, इसीलिए डोभाल साहब कह रहे थे जिस उद्देश्य से ये बनाया गया था, तो वो लोग तो बाहर हैं, वास्तविक लोग अंदर है ही नहीं है। तपलियाल जी आपकी बात आ गई, तपलियाल जी आपकी बात आ गई। डोभाल साहब आपकी आखिरी टिप्पणी कम शब्दों में। देखिए, फिर वही बात है जो भाजपा प्रवक्ता कह रहे, वो उनको थोड़ा सा दिक्कत है, स्वभाव के ये हो गए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कमेटी खेलना, ये आज की बात, क्या आप इंतजार कर रही थी सरकार के इतने लोग सड़क पे बैठ जाएं, उनका कामकाज ठप कर दें, तब वो कमेटी खेलेंगे? ये आदेश तो बहुत पहले से है, बिल्कुल हाईकोर्ट का आदेश है। उससे पहले भी लोग लड़ रहे थे सड़कों पे, आपने खुद बताया, हरीश रावत के समय भी लोग सड़कों पर आए थे, और उसके बाद हाईकोर्ट चले गए, दूसरे कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चले गए। वहां भी जितना पैसा आप कोर्टों में खर्च कर रहे हैं, उतना अपने कर्मचारियों पे खर्च करते हैं, तो वो खुशी से आपकी और सेवा करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं डोभाल साहब माफी चाहते हैं। डोभाल साहब समय आगे इजाजत नहीं देता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थपलियाल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, राजेश जी आपका बहुत शुक्रिया, और शांति प्रसाद भट्ट जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और शीशपाल बिष्ट जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निश्चित रूप से उपनल कर्मचारियों की वर्षों की मांग है, सरकार बदली लेकिन नहीं बदली तो उनकी समस्या उनकी मांग है, और उनकी जो समस्या थी वो जस की तस बनी हुई है। इसलिए सरकार को उपनल कर्मचारियों के जो मांगे हैं, मुद्दे हैं, उनको गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि वर्षों से ये लोग जो है परेशान हैं, और अब तो उत्तराखंड में इनके हड़ताल पर जाने से तमाम विभागों में काम भी प्रभावित हो रहा है। इसलिए समय रहते इनके आंदोलन को खत्म करना, इनसे बातचीत करना, ये सरकार का दायित्व है। फिलहाल देवभूमि के दंगल में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।